देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान। इसके 4 पार्ट हैं, आपको पता है, जिसमें से आज हम जो भूगोल पार्ट है उसके पहला चैप्टर लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। बच्चों, संसाधन एवं विकास से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के हिसाब से, उन क्वेश्चनों को आज मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस चैप्टर से जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों के बारे में आज हम बात करेंगे। बच्चों, आप एक रफ और पेन लीजिएगा, जिस पर आप इन प्रश्नों को नोट करिएगा और इनके जो उत्तर हैं वो भी मैं लिखवाऊंगा, बोलूँगा और आप लोग लिखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा जो पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, उसका जो का पहला प्रश्न जो है वो है संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों, संसाधन कोई एक वस्तु है जो उपयोगी और मूल्यवान है और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उसे ही हम संसाधन कहते हैं। जैसे टेबल, फैन, कुर्सी, है ना, ये सब संसाधन ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके जो उत्तर हैं उसको नोट करते हैं, लिखिएगा। जैसे प्रश्न है संसाधन किसे कहते हैं, हेडिंग में डाल लीजिएगा संसाधन और उसमें आंसर लिखिएगा। लिखिएगा, संसाधन कोई एक वस्तु है, संसाधन कोई एक वस्तु है जो उपयोगी और मूल्यवान है। संसाधन कोई एक वस्तु है जो उपयोगी और मूल्यवान है और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उसे ही हम संसाधन कहते हैं। उसे ही हम संसाधन कहते हैं। जैसे टेबल, पंखा, कुर्सी इत्यादि। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा। जो दूसरा नंबर प्रश्न है वो है जैव संसाधनों के नाम लिखिए। उत्तर में नोट करिएगा जैव संसाधनों के नाम, हेडिंग डालिएगा जैव संसाधनों के नाम। जैव संसाधनों के नाम। बच्चों, जैव संसाधन किसे कहते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो बता दें थोड़ा सा। जैव संसाधन क्या होता है? जैव संसाधन जिनमें जान होती है, ऐसे संसाधन जिनमें जान होती है उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे हरे भरे पेड़ पौधे, मनुष्य, प्राणी जात, ठीक है, मत्स्य जीवन, पशुपालन वगैरह, ये सब जो है ना जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए बच्चों नोट करते हैं, इसका जो आंसर है उसको नोट करते हैं। जैव संसाधनों के नाम निम्न हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, वनस्पति जात यानी कि पेड़ पौधे होते हैं बच्चों। ठीक है, वनस्पति जात का मतलब होता है पेड़ पौधे। प्राणी जात, अगला है प्राणी जात। पशुपालन इत्यादि। बच्चों, ये सब जैव संसाधनों के नाम हैं। इन सभी में जान है, इसलिए ये सब जैव संसाधन है और ये भी हमारी ज़रूरतों को कहीं ना कहीं पूरा करते हैं, इसलिए ये सब संसाधन होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सतत पोषणीय विकास क्या है। नोट करिएगा बच्चों ये प्रश्न को, सतत पोषणीय विकास क्या है।
उत्तर में लिखिएगा सतत पोषणीय विकास, हेडिंग डाल लीजिएगा सतत पोषणीय विकास, हेडिंग करिएगा सतत पोषणीय विकास। बच्चों डिटेल में करिएगा। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और भविष्य में आने वाली पीढ़ी इस तरह के विकास की आलोचना ना करे, इस तरह के विकास की आलोचना ना करे। इसे ही सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि सतत पोषणीय विकास ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इस तरह के विकास की बुराई ना करें। ठीक है, तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है। नोट करिएगा बच्चों प्रश्न को। उत्तर में नोट करिएगा, भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। बच्चों यह वो मृदा होती है जो जल के द्वारा बहा के लाई जाती है, जल के द्वारा बहकर लाई जाती है। मतलब नदियाँ वगैरह जो है तो अपने साथ बहाकर लाती हैं ऐसी मृदा को, अर्थात जल के द्वारा बहकर आई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो इसका निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदाओं से हुआ है। इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो इसका निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदाओं से हुआ है। ठीक है बच्चों। बच्चों अगला प्रश्न नोट करिएगा, बांगर क्या है? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके 10वीं बोर्ड परीक्षा के हिसाब से। हेडिंग में डाल लीजिएगा बांगर, उत्तर के हेडिंग में डालिएगा बांगर। इसमें लिखिएगा बच्चों, पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। यह ऐसे मैदान में होती है जो बहुत ऊंचा होता है और जहां नदियों का जल केवल बाढ़ की स्थिति में पहुंच पाता है। यह ऐसे मैदान में पाई जाती है जहां नदियों का जल केवल बाढ़ की स्थिति में पहुंच पाता है। यह मृदा कम उपजाऊ होती है
इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा। सकल कृषि क्षेत्र क्या है? सकल कृषि क्षेत्र, हेडिंग में डालिएगा सकल कृषि क्षेत्र। सकल कृषि क्षेत्र लिखिएगा बच्चों। इसमें एक कृषि वर्ष में एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को सकल कृषि क्षेत्र या सकल कृषि क्षेत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि एक वर्ष में एक से अधिक बार जब फसलें उसी भूमि पर उगाई जाएं, मतलब एक वर्ष में एक ही भूमि पर एक से अधिक बार फसलें उगाई जाएं, वो भी पूरे के पूरे क्षेत्र में उगाई जाएं, उसे ही सकल कृषि क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा बच्चों। अगला प्रश्न नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध निबल बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं? शुद्ध या निबल बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं? शुद्ध या निबल बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं? उत्तर नोट करिएगा बच्चों, हेडिंग में डाल लीजिएगा उत्तर के शुद्ध निबल बोया गया क्षेत्र। उत्तर नोट करिएगा डिटेल में। वह भूमि जिस पर फसलें वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं। वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा। पट्टी कृषि किसे कहते हैं? उत्तर में नोट करिएगा बच्चों, पट्टी कृषि हेडिंग कर लीजिएगा और फिर इस पर डिटेल करिएगा। लिखना, इस कृषि में बड़े खेतों को पट्टियों में बांट दिया जाता है। इस कृषि में बड़े खेतों को पट्टियों में बांट दिया जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं।
जो पवनों के बल को कमजोर करती हैं, जो पवनों के बल को कमजोर करती हैं। इस प्रकार की कृषि को पट्टी कृषि कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि को पट्टी कृषि कहा जाता है। बच्चों अगला प्रश्न नोट करिएगा, समोच्च जुताई किसे कहते हैं? समोच्च जुताई किसे कहते हैं? उत्तर में समोच्च जुताई डिटेल में डालिएगा। उत्तर में समोच्च जुताई, इसको डिटेल करना है, डिटेल करिएगा। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समान, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समान हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घट जाती है। जल बहाव की गति घट जाती है। इसे ही समोच्च जुताई कहा जाता है। इसे ही समोच्च जुताई कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं ये कोई खेत है, इस तरह से जो है तो जुताई करना है, ठीक है। यही है समोच्च जुताई। अगर आप इस तरह से जुताई करेंगे, इस तरह से खड़ा खड़ा अगर जुताई करेंगे ऊपर से नीचे, तो ये समोच्च जुताई नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो है मृदा का सबसे ज़्यादा अपर्दन होगा, ठीक है। इसलिए अपने को ऐसे तिरछा करनी है, इस प्रकार की जुताई करनी है, ऐसे, ठीक है। यही है समोच्च जुताई। बच्चों अगला प्रश्न नोट करिएगा, एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 क्या है? हेडिंग में डालिएगा एजेंडा 21, उत्तर के हेडिंग में डालिएगा एजेंडा 21 21। बच्चों डिटेल में लिखिएगा, यह एक ऐसी घोषणा है जिसे, यह एक ऐसी घोषणा है जिसे यह एक ऐसी घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के विकास सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया, स्वीकृत किया गया था, स्वीकृत किया गया था। ठीक बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य
पर है। उत्तर के हेडिंग में डाल दीजिएगा मृदा अपरदन। मृदा अपरदन डिटेल में लिखिएगा बच्चों। प्राकृतिक कारकों के द्वारा जैसे हवा और जल, प्राकृतिक कारकों द्वारा जैसे हवा और जल से मिट्टी का कट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अपरदन कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न नोट करिएगा। मृदा निम्नीकरण से क्या आशय है? मृदा निम्नीकरण से क्या आशय है? उत्तर में नोट करिएगा मृदा निम्नीकरण। हेडिंग कर लीजिएगा मृदा निम्नीकरण। डिटेल में लिखिएगा। मृदा निम्नीकरण का मतलब है मृदा निम्नीकरण का मतलब है भूमि की उर्वरक शक्ति या मृदा की उर्वरक शक्ति धीरे धीरे कम हो जाना। मृदा की उर्वरक शक्ति धीरे धीरे कम हो जाना। मृदा की उर्वरक शक्ति धीरे धीरे कम हो जाना। गहरी जुताई करने से, अत्यधिक पशुचारण से, गहरी जुताई करने से, अत्यधिक पशुचारण से, कामा लगाते जाइएगा। गहरी जुताई करने से, अत्यधिक पशुचारण से, भीषण वर्षा और कीटनाशक तथा खरपतवारनाशी दवाओं का प्रयोग करने से और कीटनाशक तथा खरपतवारनाशक दवाओं का प्रयोग करने से मृदा की उर्वरक शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। मृदा की उर्वरक शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। इसे ही मृदा निम्नीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न नोट करिएगा। चादर अपरदन किसे कहते हैं? स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों, चादर अपरदन किसे कहते हैं? उत्तर में हेडिंग में डाल दीजिएगा चादर अपरदन। चादर अपरदन डिटेल में लिखिएगा बच्चों। कई बार जल बड़े क्षेत्र को ढके हुए, कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर ऐसी स्थिति में
इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे ही चादर अपरदन कहते हैं। इसे ही चादर अपरदन कहते हैं। ठीक है बच्चों अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न भी है इस चैप्टर का। नोट करिएगा, उत्पत्ति एवं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार। उत्पत्ति एवं स्वामित्व के आधार पर। बच्चों उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन हैं उसको नोट करिएगा। उत्तर में उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला संसाधन है जैव संसाधन। हेडिंग डालिएगा जैव संसाधन। डिटेल में लिखिएगा, ऐसे संसाधन जिनमें जान होती है। ऐसे संसाधन जिनमें जान होती है। जैसे प्राणी जात, हरे भरे पेड़ पौधे, जीव जंतु, जैव संसाधन। दूसरा डालिएगा अजैव संसाधन। अजैव संसाधन, इसमें डिटेल करिएगा, ऐसे संसाधन जिनमें जान नहीं होती। ऐसे संसाधन जिनमें जान नहीं होती अजैव संसाधन कहलाते हैं। ऐसे संसाधन जिनमें जान नहीं होती अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे सूखे पेड़ पौधे, सूखे पेड़ पौधे, आदि। इसी क्रम में आगे देखते हैं समाप्यता के आधार पर संसाधन। लिखिएगा बच्चों की समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा नवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन, इसमें डिटेल करिएगा। ये ऐसे संसाधन होते हैं जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, पर ये समाप्त नहीं होते। पर ये समाप्त नहीं होते। ऐसे संसाधन जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं पर ये समाप्त नहीं होते। जैसे सौर ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, आदि। आगे दूसरा समाप्यता के आधार पर जो दूसरा संसाधन है वो है अनवीकरण योग्य संसाधन।
अनवीकरण योग्य संसाधन, इस पर डिटेल करिएगा। अनवीकरण योग्य संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका हम बार बार उपयोग नहीं कर सकते। अनवीकरण योग्य संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका हम बार बार उपयोग नहीं कर सकते, अर्थात एक बार उपयोग करने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। अर्थात एक बार उपयोग करने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं, अनवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे डीजल, पेट्रोल, कोयला, डीजल, पेट्रोल, कोयला, ये ऐसे संसाधन हैं जिनका हम बार बार उपयोग नहीं कर सकते, एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। अगला इसी क्रम में अगला जो संसाधन का प्रकार है वो स्वामित्व के आधार पर संसाधन, इनको भी नोट कर लीजिएगा बच्चों। और जैसे स्वामित्व के आधार पर संसाधन हो गए व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, इनको नोट कर लीजिएगा। और अगला है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन, संभावित संसाधन, विकसित संसाधन। ठीक है, इन सबको नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों, आपको हमारा वीडियो कैसे लगा? वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।